Hello everyone, my name is Megha Sharma and today we will discuss about business environment. What is business environment? How does it impact our business? Dimensions of business environment, new economic policy 1991. So let's get started. Firstly, what is business environment? Business environment is the sum of total all external and internal factors that influence our business. बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से मिलके बना है जो बिजनेस को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। और वो सभी जो फैक्टर्स है, चाहे से वो इंटरनल हो चाहे से वो एक्सटर्नल हो, वो बिजनेस के आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होता है। तो सबसे फर्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड क्या क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आपके रिलेशंस कैसे हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके वर्कर्स के साथ में कैसे रिलेशंस है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आप जॉइंट स्टॉक कंपनी है, आप पार्टनरशिप पे करते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे है, फिजिकल असेट्स, कितनी असेट्स है आपके पास, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी कंपनी है तो फिजिकल असेट्स आपके पास बहुत अच्छी होगी। प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैश फ्लो कैसा है, कैश अच्छे से आता है, लिक्विडिटी कैसी है आपकी कंपनी की, और आपका मैनेजमेंट कैसा है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, कि मतलब डायरेक्टली आपके बिजनेस को आके वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, बट उनकी पॉलिसीज से आपका बिजनेस क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। फर्स्ट है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट ओनली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, अगर क्लाइमेट में कुछ फ्लड आता है या कुछ चेंजेस होते हैं तो सभी बिजनेस को सेमली इम्पैक्ट करेंगे। अब वेदर इट कुड बी पॉजिटिव फॉर सम बिजनेस और नेगेटिव फॉर अदर बिजनेस। इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं तो आपको उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपको भी चेंज होते रहना है। पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कौन से नए एक्ट आ रहे हैं, कोर्ट जजमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कंपटीशन कैसा है, ऑफ कोर्स ये तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपको। मीडिया में अभी क्या न्यू एजेंडाज चल रहा है, फैशन, टेस्ट, कल्चर कैसा है आपका, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है आपका। तो सम ऑफ टोटल ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल लोग, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज डेट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का उस पर कंट्रोल नहीं है, बिजनेस उसके लिए केवल पॉलिसीज बना सकता है, उससे बच सकता है, उससे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है, बट वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है, बट दैट में अफेक्ट परफॉर्मेंस, उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या होगी, इफेक्ट होगी, या तो पॉजिटिवली हो सकती है या तो नेगेटिवली हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसी, रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कि अब पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहेगी तो आपके बार बार वो टैक्स रेट वगैरह चेंज करते रहेंगे तो आपके बिजनेस बहुत रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, अगर ज़्यादा रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस आते रहेंगे तो आपको भी अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फीचर्स, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये तीनों चीज़ें बेटा सेम ही होती है, फीचर्स भी वही है, नेचर्स भी वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट फीचर क्या है इसका, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से मिलके बना है, ऐसे सारी फोर्सेस है जिस पे बिजनेस का खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। बीई, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम ऑफ all those factors which are available outside the business and which the business has no control। ऐसे सारे फैक्टर जो आउटसाइड द बिजनेस आपको इफेक्ट डाल रहे हैं, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डाल रहे, इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रहे हैं और आपके कंट्रोल से वो क्या है, बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी न्यू क्या आने वाली है बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो बिजनेस को इम्पैक्ट तो करेगी लेकिन आउटसाइड द बिजनेस इनडायरेक्टली करेगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक, ये वर्ड याद रखना, एंड जनरल फोर्सेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो केवल आपके ही बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, इफेक्ट दे रही है, आपके बिजनेस को दे रही है। और जनरल फोर्सेस क्या होती है? वो फोर्सेस जो सभी बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है।
चाहे से उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किसी के लिए थ्रेट्स हो सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक फोर्सेस मीन इन्वेस्टर। अब आपका इन्वेस्टर डी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, आपके बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है, वो केवल आपको इफेक्ट डालेगा और किसी बिजनेस में उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। कंज्यूमर्स, आपके कंज्यूमर्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, आपके ब्रांड उनको पसंद आते हैं, नहीं पसंद आते, तो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी और बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, वो केवल आप ही को इम्पैक्ट डालेंगे। जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी ना, सभी के बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लीगल कोई कॉन्स्टिट्यूशन नया बन रहा है, पॉलिटिकल कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारे ही बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। तो ये हो जाती है जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्स के डिफरेंस क्या हो गए? स्पेसिफिक मीन्स कि एक अकेले बिजनेस को इम्पैक्ट, मतलब हमारे खुद के बिजनेस को इम्पैक्ट जो फोर्सेस डालती है, केवल हमारे बिजनेस को जो फोर्सेस इम्पैक्ट डालती है वो हो गई स्पेसिफिक फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो सभी, ऑलमोस्ट सभी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती है, वो हो गई जनरल फोर्सेस। इंटर रिलेटेडनेस क्या है बेटा? कि एक बिजनेस पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो तरह के इम्पैक्ट डालती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हो सकता है एक किसी भी चेंज से, टेक्नोलॉजी चेंज हो या पॉलिटिकल चेंज हो या फिर सोशल चेंज हो, उससे एक बिजनेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो और दूसरे को नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एज कस्टमर अवेयर ऑन हेल्थ इंक्रीज, कि अगर कस्टमर हेल्दी खाने के लिए उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जो फास्ट फूड इंडस्ट्री होता है उसका डाउनफॉल जाएगा, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो जिम हो गए और जो डाइट प्रोडक्ट्स हो गए उनका सेल बढ़ेगा। तो ये दोनों को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है, किसी पे पॉजिटिव होता है और वो किसी पे नेगेटिव होता है। डायनामिक इन नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, इज कीप ऑन चेंजिंग। रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रोज गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही है, रोज लोगों का, कस्टमर्स का नेचर, टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं कर पाए तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। Business environment keeps on changing. The business should also change its methods, rules as environment changes. जैसे जैसे business environment change होता जा रहा है, आप उसको प्लानिंग अपने बिजनेस की उसी की तरह करिए। आप उसको पहले से ही प्लान करके रखिए कि हाँ, हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चेंजेस आ सकते हैं, तो आप अपनी पॉलिसी उसी की तरह, उसी के अकॉर्डिंगली बनाइए। Change the new technology, shifts in customer preferences. नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अच्छा बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट जो चलता है वो फ्यूचर में चेंज होने वाला था। फ्यूचर हमेशा क्या रहता है? अनसर्टेन। हम प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इन फ्यूचर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी पे चलता है। It is very difficult to predict future when environment change are taking place too quickly. कि आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, और फ्यूचर तो फिर भी इतना जल्दी चेंज नहीं होता जितना जल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, डेल कंपनी मैन्युफैक्चर 1 लाख मॉनिटर। तो डेल कंपनी की सेल बहुत अच्छी हो रही थी, उन्होंने 1 लाख मॉनिटर को क्या करा? मैन्युफैक्चर कर लिया। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या बन गई? LED स्क्रीन्स। अब वो जो 1 लाख मॉनिटर्स उनके बनाए गए वो सभी वेस्ट चले गए और उनको लॉस हो गया है। हेंस इट इज़ अ लॉस टू कंपनी एंड सच सिचुएशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और इस तरह की सिचुएशन को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत टफ होता है, उसको पता कर पाना एग्जैक्ट क्या चेंज होने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट में। इट इज़ वेरी टफ। बिजनेस एनवायरनमेंट इज टू कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इजीली अंडरस्टूड। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, इतना रैपिडली ये चेंज हो रहा है कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इट इज़ डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। कि बिजनेस के लिए समझना, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत डिफिकल्ट है। आप या तो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करो कि जो आप नया डिज़ाइन लेकर आए हो, नया फैशन लेकर आए हो, वही आपको पहनना है। लेकिन अगर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो किस साइड में किस तरह का बिहेवियर चेंज होगा वो आप उसको पता नहीं लगा सकते। रिलेटिवली सारी कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। लॉ कंडीशन हो गई, पॉलिटिकल कंडीशन हो गई, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हो गई, रीजन टू रीजन चेंज है। लिटरेसी हो गई कि जो इंडिया में लॉ है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन है वो USA में नहीं होगी। तो रीजन टू रीजन जो बिजनेस एनवायरनमेंट है चेंज होगा। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होगी उनको तो इवन सभी रीजन, सभी कंट्रीज़ के एनवायरनमेंट की स्टडी करके चलना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी योर बिजनेस एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं वो समझना बहुत ही ज़रूरी है।
सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का आप पता लगाते हो या स्टडी करके चलते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो फर्स्ट है, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। देखो बेटा, अभी कोविड-19 आया था, कोरोना आया, तो बहुत सारे ऐसे वेंडर्स थे जिनको बहुत ही नुकसान हुआ और उनका सारा बिजनेस ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो थ्रेट बन के आया। लेकिन कई सारे ऐसे थे जिनको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, फर्स्ट मूवर बने और उन्होंने नए आइडिया लिए और उनका बिजनेस चल गया। जैसे कि by analyzing the environment, the business can take up opportunity in the market. For example, ICICI Bank took the COVID-19 opportunity and created new COVID insurance policy sold to the customer. ICICI बैंक ने जब सारे ही बैंक का काम चलना बंद हो गया था, तो ICICI बैंक ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा एंड एक कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई। कि जब पता था कि सबको अपनी लाइफ का पता नहीं था कि कोविड कब जाने वाला है और शायद हम सब इससे इफेक्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने एक ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई और वो कस्टमर को बेची, ठीक है, जिससे आपको कोविड से इंश्योरेंस मिलता था। कोविड से रिलेटेड अगर आपको कोविड-19 हो जाता है तो उससे रिलेटेड सारा खर्चा मेडिकल वगैरह जो है बैंक लेगा, तो इसका फ़ायदा भी उनको हुआ। नेक्स्ट है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, जब कोविड-19 आया तो कंपनीज को पहले ही पता लग गया कि हाँ, ये हमारे बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट डालने ही वाला है, तो उसके लिए हम पहले से ही बचने के लिए पॉलिसीज़ बना लें। The business manager should find there are problem and that may arise to follow the environment closely. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करने के बाद मैनेजर्स को पता होता है कि बिजनेस में अब कोई प्रॉब्लम आने वाली है और हम उससे पहले से ही उससे बचने के लिए पॉलिसी फ्रेम करके चले। जैसे कि मारुति कंपनी फाइंड टोयोटो कंपनी विल लॉन्च ए न्यू लो बजट फैमिली कार। मारुति ने फाइंड किया कि टोयोटो का एक नई पॉलिसी आने वाली है, एक नया बजट फ्रेंडली कार को लॉन्च करने वाली है in India, and this is the fact Maruti business has it shouldn't find he should find a solution। और ये मारुति के लिए प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको क्या फाइंड करना चाहिए, सोल्यूशन पहले से ही उस पर काम करके चलना चाहिए, ताकि बाद में जब वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो आपके पास उससे बचने के लिए सोल्यूशन हो। इट हैज़ द टैपिंग द रिसोर्सेज। टैपिंग द रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, जैसे कि अभी प्लास्टिक बैन हो गई, ठीक है, तो जो रेस्टोरेंट कंपनीज होती थी जो फास्ट अपना उसके बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहती थी, तो वो क्या करेंगे, जो उनके लिए यूज़ एंड थ्रो डिस्पोजेबल कंटेनर्स होते हैं वो प्लास्टिक के यूज़ होते हैं। जब प्लास्टिक पे बैन लगा तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसने ले लिया, जिनको पता था कि प्लास्टिक पे बैन लगने वाला है, तो वो ऐसे रिसोर्सेज को फाइंड किया जिसमें प्लास्टिक, इस कंटेनर्स में प्लास्टिक यूज़ नहीं होता, तो उन्होंने क्या हुआ, बेस्ट रॉ मटेरियल जो बेस्ट जो उसके डीलर्स थे उनसे डील कर ली। बिजनेस एंटरप्राइजेस असेंबल वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट लाइक फिनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल। टैपिंग मतलब सबसे बेस्ट फिनेंस, आप बिजनेस एनवायरनमेंट में जो थ्रेड आने वाला है, जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसका पता लगाइए और उससे आप सबसे पहले मूवर एडवांटेज ले लीजिए, फिनेंस जो आपको बेस्ट मिल सकता है, मशीनरी, रॉ मटेरियल सब आप ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है व्हाट्सएप, ठीक है। जब इंटरनेट लोगों के हाथ में आया तो व्हाट्सएप ने सबसे पहले एडवांटेज लिया, उसने एक ऐसी चैटिंग वेबसाइट बना दी, ऐप बना दी जिसमें आप अनलिमिटेड चैटिंग कर सकते हैं और उसके लिए आपको केवल इंटरनेट चाहिए, उसके लिए अलग से कोई कार्ड या फिर बैलेंस नहीं डलवाना पड़ता। इट हेल्प इन कॉपिंग एंड विथ रैपिड चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्टडी करते हैं तो आपकी हेल्प करता है कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है आप अपने बिजनेस को भी उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज करते चलें। एनवायरनमेंट इज डायनामिक, इट कीप ऑन चेंजिंग। एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है और वो हमेशा चेंज होता चला जाता है। Hence, the manager should cope with any problem in the business and adapt to the change। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को उसकी स्टडी करनी है और उसके साथ साथ में चेंज होते जाना है, उसके चेंजेस को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। अगर आप वो चेंजेस अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। एग्जाम्पल, ड्यू टू कोविड crisis of local vegetable vendors had problems since their business was shut down, however it made a tie-up with BBMP। कि जब कोविड आया तो जो लोकल वेजिटेबल्स वेंडर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम आ गई कि डायरेक्टली इन कांटेक्ट में आगे कोई वेजिटेबल नहीं आ रहा है, उनकी शॉप पे नहीं आ रहा है, तो उनको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ रहा था। लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने आगे चल के BBMP एक वेबसाइट है जिसमें फूड जो वेजिटेबल डिलीवरी एट होम होने वाली थी, तो उनसे टाई अप करा और डिलीवर वेजिटेबल ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप बुकिंग। तो व्हाट्सएप पे वो बुकिंग ले लेते थे और उनकी जो वेजिटेबल थी उनके घर पे डिलीवर करके आ जाते थे।
इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, आप बिजनेस के लिए कोई भी प्लान कर रहे हो, कोई सी भी पॉलिसी फॉर्म कर रहे हो, उससे पहले आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बिजनेस की कोई सी भी प्लानिंग बिना बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टडी करे नहीं बना सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आउटसाइड का बिजनेस एक वर्ल्ड है, उसमें क्या क्या चेंजेस आने पड़ रहे हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपको अपना बिजनेस की पॉलिसी फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। आपके बिजनेस की प्लानिंग अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छा करेगा, ऑब्वियस है। तो बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके चलना है। जिसका एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट हैज रिड्यूस एक्सपोर्ट टैक्स ऑन टी। एक्सपोर्ट टैक्स जो है टी पे कम कर लिया गया। अब जो ब्रू है, जो कॉफ़ी ही बनाती थी, उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया टी, क्योंकि उनको उसमें फ़ायदा दिख रहा था। ये आ गए नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये चारों तरफ इन डायमेंशन से घिरा हुआ है। ये सभी डायमेंशन बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। कौन कौन से एनवायरनमेंट हो गई? ये सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, या तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे या तो थ्रेट्स लेकर आएंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या है बेटा? जो भी चीज़ पैसे से रिलेटेड है वो सब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आएगा। जो भी चीज़, अगर आप इकोनॉमिक्स में है, माइक्रो मैक्रो में पढ़ते हैं, उसमें जो भी चीज़ है, इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लक्चुएशन हो, इन्फ्लेशन हो, चेंजेस इन इनकम हो, वैल्यू ऑफ रुपीज़ हो, सब कुछ किस में आता है? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। इन सब ये सारी जो डायमेंशंस है, इससे केस स्टडीज़ बहुत बनती है, तो आपको फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा एनवायरनमेंट यहाँ पे बताया गया है। तो जिसमें भी मनी से रिलेटेड हो वो सब किस में आ जाते हैं? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। बिजनेस नीड टू मॉनिटर द इकोनॉमिक क्लोजली। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंजिंग इन इनकम, वैल्यू ऑफ रुपीज़। तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इफ़ लोन रेट इज़ लेस बिजनेस कैन बोरो मोर। अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम कर रखी है तो उसको इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करके बिजनेस क्या होगा? बोरो मोर, बहुत ज़्यादा बोरो कर सकता है, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तो वो रुक जाएगा, वो अभी बोरो नहीं करेगा। इन्फ्लेशन रेट क्या है बेटा? कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, ये आपको पता होना चाहिए, बिजनेस को पता होना चाहिए कि अभी इन्फ्लेशन रेट क्या है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो इन्फ्लेशन रेट 7% पे चल रहा है। रिफर्स टू द राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड, इट प्राइस इज हाई, बिजनेस सेल लो। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? आपको भी अपनी जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसके प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे और आपकी सेल क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इफ प्राइस इज लेस देन बिजनेस सेल हाई। अगर प्राइस कम है, इन्फ्लेशन रेट कम है, तो आपके बिजनेस के जो प्रोडक्ट होंगे, सर्विसेज होंगे, इनकी प्राइस कम होगी और सेल क्या होगी? बढ़ जाएगी। इट इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस। जो कॉस्ट है बिजनेस की वो इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन रेट्स पे। चेंज इन इनकम क्या हो गया? अगर कस्टमर्स की इनकम बढ़ रही है तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स पे, ज़्यादा अच्छी चीज़ लेंगे, ज़्यादा क्वालिटी वाला सामान लेंगे। और अगर उनकी जो इनकम है वो कम हो रही है तो वो कम से कम खर्चा करेंगे, कम से कम इन्वेस्ट करेंगे। इफ़ कंज्यूमर इनकम्स इज़ हाई दे बाय मोर, हैंस इट प्रॉफिटेबल। अगर उनकी इनकम कम है, पीपल इनकम इज़ लो, देन दे बाय लेस। वैल्यू ऑफ रुपीज़, इफ़ वैल्यू ऑफ रुपीज़ इज़ लेस देन इट इज़ बेनिफिशियल टू एक्सपोर्ट बिजनेस। ये ध्यान रखिए, अगर वैल्यू ऑफ रुपी कम होती है, अगर जो रुपए की कीमत है वो कम होती है तो एक्सपोर्ट को बहुत फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सामान कम पैसे में मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? जो फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा हमारे पास आएगी। द फर्म्स कैन एक्सपोर्ट गुड टू द अदर कंट्री एंड अर्न हायर इनकम, हाउएवर इफ रुपी वैल्यू इज़ मोर देन डिस्करेज आउटसाइडर कंट्री टू बाय फ्रॉम इंडिया। अगर रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो आउटसाइडर कंपनीज होती है, कंट्रीज होती है, वो इंडिया से बाय नहीं करेगी क्योंकि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। हैंस एनी चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री विल अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कि किसी भी तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो वो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट जरूर डालेगा। वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, कि किसी पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है और किसी पे कम हो सकता है।
नेक्स्ट हमारा आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या है बेटा, देखेंगे। सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड सोशल फैक्टर इन आवर सोसाइटी लाइक कस्टमर्स, ट्रेडिशन, वैल्यू, बिलीव्स, पॉवर्टी, लिटरेसी, एक्सपेक्टेंसी रेट्स, ये सब हमारे आते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। जो हमारा समाज है वो कितना लिटरेट है, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनके कस्टम्स क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, वो कितने एजुकेटेड है, वहाँ पे लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पॉवर्टी में रह रहे हैं, लिटरेसी कितनी है, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा जी रहे हैं, ये सब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो उसके आसपास का एरिया कैसा है, क्योंकि आप समाज में रह रहे हो तो समाज के लिए ही बिजनेस आपको करना पड़ेगा। द सोशल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू दैट अ society crisis have influence on the fluctuation of business firm. For example, during festival season there is an increase in demand for new clothes, sweets, fruits, flowers. कि जब भी हमारा दिवाली आती है, फेस्टिवल आता है, क्रिसमस आती है, ईद आती है, तो डिमांड किसकी बढ़ जाती है, न्यू क्लोथ, नए कपड़ों की दुकानों पे बहुत ज़्यादा खरीदारियाँ होती है, स्वीट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब ज़्यादा खरीदे जाते हैं। तो दुकान वाले पहले ही बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके रखते हैं कि हाँ कोई नया फेस्टिवल आने वाला है, वो अपने दुकान पे सारे, जैसे दिवाली पे सारे दुकानों पे बॉम्ब मिल रहे होते हैं, रंगोली मिल रही होती है, कलर्स मिल रहे होते हैं, मिठाइयाँ मिल रही होती है, गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, कार्ड्स मिल रहे होते हैं। जिनका काम ये नहीं भी होता, होली के में सब पे पिचकारियाँ मिल रही होती है, कलर्स मिल रहे होते हैं, दिए मिल रहे होते हैं दिवाली पे। तो पहले ही बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलते हैं और वो अपॉर्चुनिटी जितनी जल्दी से अपना प्रॉफिटेबल बना सकते हैं वो बना लेते हैं। ड्यूरिंग क्रिसमस देयर इज अ डिमांड फॉर सेंटा क्लॉज क्लोथ। क्रिसमस का सीजन आता है तो सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो पहले से ही लाकर बिजनेस अपने पास में रखते हैं। टॉयज, हैंस सच बिजनेस अर्न हायर प्रॉफिट। क्यों करते हैं ये सारे बिजनेस इस तरह का, ताकि वो प्रॉफिट उस अपॉर्चुनिटी से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब देखो ये वाला देखो, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया मोस्टली कंज्यूम वेजिटेरियन फूड। जो इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड खाता है। अब यहाँ पे कोई ऐसी फर्म है जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट बना रही है तो हमेशा किस में रहेगी, लॉस में जाएगी। लॉस में जाएगी, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। हिंदू डो नॉट कंज्यूम काउ मीट। जो हिंदू है वो गाय को माता मानते हैं, तो काउ मीट यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिलीजियस है तो वो बनाने भी नहीं देंगे, ठीक है। आप ये बिजनेस करने का भी नहीं सोच सकते। हैंस बिजनेस कैन नॉट सेल द सच प्रोडक्ट, हैंस इट्स अफेक्ट द बिजनेस। अगर आप ऐसा काम कर भी रहे हो तो इसका इफेक्ट किस पर डालेगा, डायरेक्टली ऑन द बिजनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है बेटा, अगर आपके इस पे केस स्टडी आ जाए तो कभी भी एक्ट लिखा हुआ है, कोई सा भी एक्ट, फैमा हो गया, फैरा हो गया, कोई सा भी एक्ट हो गया, उसके आगे एक्ट लिखा हुआ आ जाए तो वो सब किस में आ रहा है, लीगल एनवायरनमेंट में। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन, रूल्स, रेगुलेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई से भी रूल्स एंड लेजिस्लेशन गवर्नमेंट अगर पास करती है तो सब लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं। ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर इशू करती है तो वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। अथॉरिटीज़, कोर्ट जजमेंट को अगर कोई करता है तो वो किस में आता है, लीगल एनवायरनमेंट में आता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द मैनेजमेंट टू ओबे द लॉ ऑफ गवर्नमेंट। अब जो ये रेगुलेशन, रूल्स आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको जजमेंट आए हैं, उसको फॉलो करना आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके लिए कंपल्सरी। Therefore, मैनेजमेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। और आप पे फाइन लग सकता है अगर आपने नहीं माना, तो उसको हमेशा आपको उसकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास करा है, कोई लॉ पास करा है, तो उसकी हमेशा आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इफ बिजनेस इज नॉट अवेयर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वॉयलेटेड दोज, इट में फेस ट्रबल। अगर उनका ध्यान नहीं रखता है रूल्स एंड रेगुलेशन का और उसको फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या होंगे, ट्रबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ एन एक्ट, इंडिया पार्टनरशिप एक्ट, ये सब एक्ट के बारे में बताया। जहाँ पे भी एक्ट लिखा हुआ आ जाए वो सब किस में आएगा, लीगल एनवायरनमेंट में। कंपनीज एक्ट, बिजनेस नीड टू फॉलो दीज रूल्स, ठीक है। इसके अलावा आप फैक्ट्री एक्ट पे आ जाइए। फैक्ट्री एक्ट ज़्यादातर आ जाता है इस पर केस स्टडी बन के। ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सब बिजनेस से रिलेटेड एक्ट है। ट्रेड यूनियन एक्ट, इन एक्ट्स को ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बस इनका ये याद रखिए कि जो भी एक्ट है वो कौन किस में इंक्लूड होते हैं, लीगल एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल बेवरेज इज प्रोहिबिटेड। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड पैकेट ऑफ सिगरेट कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरी टू हेल्थ। अब जैसे कि ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि
सिगरेट बेचना एक तो स्कूल प्रीमाइसेस के, कॉलेज प्रीमाइसेस के, हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के इज़ इलीगल, आप वहाँ पे सिगरेट नहीं बेच सकते। और सिगरेट के बाद पैकेट के पीछे ये लिखा हुआ होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब उनको ये मानना ही पड़ेगा, चाहे से वो चाहें या ना चाहें। Business dealing with cigarette are not allowed to sell the product near school, colleges. Such business are not following the rule will be fined। अगर कोई सा भी बिजनेस ये रूल फॉलो नहीं कर रहा तो उसको क्या लगेगा, फाइन लगेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन दिल्ली एनसीआर इंट्रोड्यूस बैन ऑन डिस्पोजेबल प्लास्टिक। तो दिल्ली एनसीआर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक पे बिल्कुल बैन लगा दिया गया। अगर फिर भी कोई इसको यूज़ कर रहा है, बिजनेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक विल बी सील्ड। तो जो भी प्रोडक्शन में भी इसमें है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इमीडिएटली सील। तो ये सारी बातें किसमें आ रही है, लीगल एनवायरनमेंट में। और इससे केस स्टडीज बहुत बनती है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जो रैपिड चेंज हो रहा है, जो नई नई क्रिएटिविटी आ रही है, जो नए नए इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, जितने भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, वो किस में आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। न्यू वे टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, द न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स। कोई सा भी न्यू मेथड हो गया जिससे कि सेम गुड बनाया जा रहा है, तो किस में आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। जैसे कि पहले कॉपी करी जाती थी कार्बन कॉपी से, अब उसका किसने ले लिया, उसकी जगह ले ली फोटोकॉपी मशीन ने। तो वो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। पहले स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था चॉक और ब्लैक बोर्ड पे, उसके बाद मार्कर्स आए, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड्स आए, और उसके बाद में टच स्क्रीन बोर्ड आ गए। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। For example, recent technology advantage is computer monitor to LED and touch pad screen। सबसे पहले कंप्यूटर में मॉनिटर चलते थे, फिर LED LCD आई, उसके बाद में टच स्क्रीन आ गई। ठीक है। मेडिकल फील्ड में क्या चेंजेस है, मैनुअल ऑपरेशन टू लेज़र, कि जो मैनुअल सर्जरी होती थी उससे अब लेजर सर्जरी होने लग गई है। टेलीकॉम में क्या चेंजेस आए, वीडियो कॉलिंग, मेल, वेब मीटिंग, ये सब वीडियो कॉलिंग हो गई, मेल हो गया। इन सब से आप कोविड-19 में इन सब ने ही आपको फ़ायदा दिया, इससे ही आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। फाउंटेन पेन से बॉल पॉइंट पेन, ये सब टेक्नोलॉजी चेंज है। एज टेक्नोलॉजी चेंज बिजनेस ऑल्सो शुड एडजस्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, आपके बिजनेस में भी उसी तरह की टेक्नोलॉजी में चेंज लाने चाहिए, नहीं तो वही बात है, आप उस रेस से पीछे हट जाएंगे, आप उस कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। न्यू टेक्नोलॉजी विल कीप द बिजनेस अप टू डेट। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ही आप लेकर आते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हमें स्टार्टिंग में टफ लगता है, लेकिन वो बाद में हमारा काम बहुत इजी करता है, आपके बिजनेस को क्या रखता है, अप टू डेट रखता है, एंड हेल्प टू मैनेज द कंपटीशन। कंपटीशन को के साथ साथ आपको चलने में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है देखेंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसका जो उसके एटीट्यूड है वो आपके बिजनेस के लिए कैसा है। इंक्लूड पॉलिटिकल कंडीशन, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी ही होनी चाहिए जो जनरल स्टेबल रहे, यूँ नहीं कि बार बार चेंज हो रही है, अपना 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर रही, उससे पहले ही चेंज हो गई तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट तो डालेगी ही। पीस बनी रहे कंट्री में तो आपके बिजनेस में वो थोड़ा सा कम इम्पैक्ट डालती है। दूसरा है एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स द बिजनेस। आपके बिजनेस में गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होते हैं जो लिकर के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखती है, तो डायरेक्टली वो उस पर टैक्सेस बढ़ा देती है, तो वो इफेक्ट तो होते हैं। बिजनेस सक्सेस डिपेंड ऑन स्टेबल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट चेंजेस दे चेंज द लॉ, इट इफेक्ट द बिजनेस। देखो अगर ये कह रहे हैं गवर्नमेंट अगर स्टेबल रहेगी तो लॉ स्टेबल रहेगा, पॉलिसीज़ वही रहेगी, रूल्स रेगुलेशंस वही रहेंगे, तो बिजनेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो बार बार चेंज हो रही है तो बार बार लॉ भी चेंज करेगी, अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करेगी, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट तो डालेगी। पॉलिटिकल थ्रेट्स एंड प्रॉब्लम टू बिजनेस, एग्जाम्पल फोर्सिंग बिजनेस टू फेवर इन द टर्म्स ऑफ पॉलिसी। पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन होता है वो कई बिजनेस को फोर्स करता है कि वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबल है, बार बार अप डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, तो जो स्टेक होल्डर है, अगर आपका कोई फॉरेन इन्वेस्टर है तो इस तरह की कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल इवन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 स्टार्ट करी गई तो फॉरेन कंपनी फाउंड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप टू गेट परमिट। अब ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिंग क्या होती है, ब्यूरोक्रेटिक मतलब होती है अननेसेसरी, रेड टेपिंग पेपर वर्क। अननेसेसरी कहते हैं सारे पेपर वर्क होने लगे जब 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करी। उसमें बोला गया कि फॉरेन जो कंपनीज है उसको 100% तक इन्वेस्टमेंट अलाउ है।
हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में। लेकिन वो जो कंट्री जब इन्वेस्ट करना चाहती थी तो उनको इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्यों? क्योंकि इतने अननेसेसरी पेपर वर्क बना दिए गए, परमिट्स नहीं मिलते थे, तो वो चाह कर भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। Sometime it took month to process even the application for the purpose। केवल एप्लीकेशन पे साइन होने के लिए मंथ्स लग जाते थे। अगर इससे केस स्टडी बनती है तो अभी हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी, और उनकी कुछ स्कीम है जो आपको याद रखनी है। केस स्टडी बनती है मेक इन इंडिया। अगर मेक इन इंडिया का किसी भी केस स्टडी में नाम आता है तो वहाँ पे आप बिना देखे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लिख दीजिए। अगर स्वच्छ भारत अभियान का आता है तो आप बिना देखे लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का नाम लिख दीजिए। स्किल इंडिया का नेम आता है तो कौन सा एनवायरनमेंट में आ रही है? ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ये बीजेपी अभी हमारे सबसे पार्टी है तो वो फेवर कर रही है पतंजलि को। तो जब से बीजेपी आई है मेक इन इंडिया के थ्रू, वो बोलती है कि इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो गया? पतंजलि को। उनकी सेल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक। ये हमारे डायमेंशंस हो गए कंप्लीट। अब हम नया पढ़ रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया डिड नॉट गो एज एक्सपेक्टेड एज हैंस 1991। तो देखो बेटा 1951 से लेके 1991 40 ईयर्स जो इंडिया पूरा रहा वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में रहा, गवर्नमेंट के हाथ में रहा। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट के हाथ में। तो वो इतना डाउनफॉल चला गया, इकोनॉमी की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फिनेंस मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने बोला कि ये सारी पॉलिसीज़ तो वापस चेंज करनी पड़ेगी। हमारे पास जो पैसा बचा था वो केवल 1 वीक का इंपोर्ट कर सकते थे, हमारे पास केवल इतना पैसा बचा था। और अगर अंदर की बात बोले तो कहा जाता है कि जो रिजर्व गोल्ड है वो तक बेचा जा रहा था, वो भी छुप छुप के बेचा जा रहा था। तो इतनी ख़राब कंडीशन हो गई थी 1991 में हमारी। तो जो हमारी न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई उसमें क्या बोला गया था? इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया डिड नॉट गो एज एक्सपेक्टेड हैंस इन 1991। इंडिया कुड नॉट रीपे द डेट्स बैलेंस ऑफ द इम्पोर्ट्स मेड एंड दिस लेड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंजेस क्राइसिस एंड रेजिंग द प्राइसेस। अब क्या हुआ इसमें कि इतना भी इंडिया के पास पैसा नहीं बचा कि वो अपने डेब्ट को पे करे। डेब्ट पे करना तो बहुत दूर की बात है, इंटरेस्ट तक। इवन आज भी इंडिया बहुत ज़्यादा कर्जे में है, आज भी हम हमारे इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं। एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू इम्प्रूव दिस कंडीशन, इट अनाउंस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई। याद रखिएगा बेटा कब अनाउंस हुई? जुलाई 1991 पे। द बोर्ड फीचर ऑफ दिस पॉलिसी वर एज फॉलो। क्या फीचर्स थे इस पॉलिसी में, क्या क्या इंक्लूड करा गया? द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्री अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6। पहले क्या होता था? पहले हर इंडस्ट्री, हर कोई भी आप काम करना चाहते हो उसके लिए पहले लाइसेंस करो, और वही रेड टेपिंग हो गई कि उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अगर आपको एक फ़ोन चाहिए, लैंडलाइन फ़ोन, तो उसके लिए 6 मंथ लग जाते थे। तो उन्होंने क्या करा? केवल 6 ऐसी इंडस्ट्री रखी जिसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, बाकी सभी इंडस्ट्री को लाइसेंस फ्री कर दिया। मैनी ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, द अर्लीस्ट पॉलिसी वर डी रिजर्व। बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ था, उनको डी रिजर्व कर दिया, मतलब कि उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, या तो उसके शेयर्स बेच दिए या तो उसमें से ओनरशिप हटा ली। डिसइन्वेस्टमेंट विद विड्रॉ मनी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी सफरिंग लॉसेस। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उन्होंने जो गवर्नमेंट कंपनी है उन्होंने पैसा वापस निकाल दिया, उसको सेल आउट कर दिया। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे जो उन्होंने किसको बेच दिए? प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिए। पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज। फॉरेन कैपिटल अलाउ नहीं थी पहले, तो उसको लिबरलाइज कर दिया, मतलब इजी कर दिया। कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं थी। और 51% अलाउ करा था यहाँ तक क्या 51% तक फॉरेन कंपनी जो है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, और हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। द शेयर ऑफ फॉरेन कंट्री पार्टिसिपेट वर इंक्रीज एंड मैनी एक्टिविटी 100%। बहुत सारी ऐसी थी जहाँ पे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पे 100% ओनरशिप है ना, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दी गई। ऑटोमेटिक परमिशन वॉज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए आपको ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांट होने लगी थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोटेड बोर्ड FIPB वॉज सेटअप और प्रमोटेड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अगर इसका फुल फॉर्म आती है FIPB की, तो क्या है?
फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेटअप करा गया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो करेगा, प्रमोट करेगा इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैज़ बीन चेंजिंग ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडिया इकोनॉमिक वॉज मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल इन कैरेक्टर। जब क्यों चेंज करना पड़ा बेटा? क्योंकि इंडिया को समझ ही नहीं थी बिजनेस की। जब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गया था कि जो 70% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में काम कर रही थी और 85% लोग कहाँ रह रहे थे? गाँव में रह रहे थे। प्रोडक्शन वॉज कैरिड यूजिंग ओल्ड लॉ प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन वही हाथों से करा जा रहा था, कोई मशीनरी नहीं थी। कम्युनिकेबल डिसीजेज वर वाइड स्प्रेड, डेथ रेट्स वर हाई। डिसीजेज बहुत ज़्यादा फैल रही थी और डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो उनको संभालने के चक्कर में गवर्नमेंट के हाथ से पूरा इकोनॉमी निकल गया था। In order to solve economical problem in our country, the government took several steps. क्या क्या स्टेप लिए? To increase economical growth, to raise the standard of living, reduce the employment and poverty. Economical growth को बढ़ाया जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो और पॉवर्टी कम हो। Become self-reliant and set up strong industry based on importance of heavy basic industry. सेल्फ रिलायंस बने मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अलाउ करा ही, लेकिन खुद की इंडस्ट्री क्रिएट करी ताकि हम सेल्फ रिलायंट बने। रिड्यूस इन क्वांटिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में इक्वालिटी लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के पास में। सो 3 स्टेप लिए गए। एलपीजी क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 स्टेप लिए गए। एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब इजी कर देना, स्मूथ कर देना चीज़ें, ठीक है। मीन्स रिमूविंग ऑल, लिबरलाइजेशन मीन्स क्या हो गया? रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल कर रखी थी चीज़ें उसको छोड़ दिया, उसको ईजी कर दिया, उसको स्मूथ कर दिया, रिस्ट्रिक्शन हटा लिए। प्राइवेट इंडस्ट्री नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू स्टार्ट अ बिजनेस। पहले प्राइवेट इंडस्ट्री को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। अबॉलिशिंग लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या करा? लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया, हटा दिया गया। केवल कुछ ही ऐसी इंडस्ट्री बची थी जिसमें से 3 इंडस्ट्रीज थी जिसको लाइसेंस की ज़रूरत थी। एक हो गया लिकर इंडस्ट्री हो गई, एटम इंडस्ट्री हो गई। ये सब इंडस्ट्री थी जिसे लाइसेंस की नीड थी।